नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है। सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही शोक प्रस्ताव के साथ शुरू हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों वीर जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत को कविता पढ़कर श्रद्धांजलि दी। जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष की ओर से पूछे गए सवाल का भी जमकर जवाब दिया। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है। दरअसल शीतकालीन सत्र का आगाज शोक प्रस्ताव के साथ शुरू हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सत्र के पहले दिन गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों वीर जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत को स्वरचित कविता के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। एक जानकारी सदन के सामने रखना चाहता हूं। आज 26 दिसंबर है और 26 दिसंबर का दिन हम सबके लिए बड़ा एक गौरव का दिन ऐसा माना जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने आज के दिन को गुरु गोविंद सिंह जी के जो 2 बच्चे लड़ाई के अंदर शहीद हुए और 2 बच्चे जिंदा दीवार के अंदर भी चुने गए, तो ऐसे बच्चों के जो शहादत के दिन, 2 बच्चों का आज है, 2 का पीछे 22 तारीख को चला गया, तो आज के दिन को उनकी ही स्मृति में वीर बाल दिवस इस नाम से और ये घोषणा की है। और उस नाते से मैं ऐसे सभी वीर बालकों के जिन्होंने बलिदान दिया देश के लिए, धर्म के लिए, उनको अपनी ओर से नमन करता हूं और निश्चित रूप से उनको श्रद्धांजलि एक कविता के माध्यम से जरूर मैं देना चाहूँगा। बहुत पहले ये कविता मैंने स्वयं उस समय तो याद की थी, लेकिन आज मैं इसको जरूर पढ़ के बोलूँगा ताकि उनको एक श्रद्धांजलि इस प्रकार की दी जा सके। लिखा है, गुरु गोविंद के बच्चे, गुरु गोविंद के बच्चे उम्र में थे अगर कच्चे, मगर थे सिंह के बच्चे, मगर थे सिंह के बच्चे, धर्म ईमान के सच्चे, गरज कर बोल उठे थे यूं, सिंह मुंह खोल उठे थे यूं, हम झुक नहीं सकते, नहीं हम रुक नहीं सकते, कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं, नहीं रुकती रवानी है, नहीं झुकती जवानी है। जोरावर जोर से बोला, जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, निकलती सांस बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी, यही दीवार बोलेगी, हजारों बार बोलेगी, हजारों बार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो, भारत माता की जय। दरअसल शीतकालीन सत्र के पहले दिन हरियाणा विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर सवाल जवाब हुए, तो वहीं विपक्ष की ओर से भी सत्ता पक्ष से कई सवाल पूछे गए। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र 3 दिन तक चलने वाला है, जिसकी अवधि को बढ़ाने तय किए जाने को लेकर बिजनेस सलाहकार समिति बीएससी की बैठक में सत्र की अवधि पर अंतिम मुहर लगेगी। वहीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कोविड नियमों का भी पालन किया गया। इस सत्र में विधायकों की ओर से 311 तारांकित और 171 अतारांकित प्रश्न भेजे गए। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार की ओर से कभी भी प्रदेश में नगर निकायों और पंचायती राज संस्थानों को 15 करोड़ रुपए जारी करने की घोषणा नहीं की थी। अगर कोई इकाई वित्तीय रूप से कमजोर रहती तो राज्य सरकार उसकी मदद अवश्य करती है। इसके साथ ही नगर समितियों को केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का पैसा समय समय पर प्रदान किया जाता है।
जो नगर पालिकाएं अथवा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जितनी बॉडीज हैं, पंचायतें अथवा नगर की हैं, उन सब में हम स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैसा, उधर से सेंट्रल फाइनेंशियल कमीशन का पैसा, कुछ अपनी उनकी इनकम होती है, वो सारा अपने यहाँ खर्च करने के बाद यदि और अधिक कमजोर ऐसी इकाइयों की आवश्यकता होगी तो उसको हम पूरा करेंगे। लेकिन आज के उत्तर में जो मेरी जानकारी ब्रीफिंग में आया था कि अभी भी रादौर नगर पालिका का पैसा अभी इसका बकाया है, बकाया यानी सेंट्रल फाइनेंशियल कमीशन का भी बकाया है, स्टेट फाइनेंशियल कमीशन का भी बकाया है, और वहां आज के दिन में बैलेंस भी है 4 करोड़ रुपया। तो ये 6-6.5 करोड़ रुपए का खर्च, इसको आप 3 महीने में पूरा करिए, और आवश्यकता होगी तो और देंगे, नहीं तो अप्रैल से नए वर्ष में देंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए बताया कि प्रदेश में नशा को जड़ से खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाए। नशा तस्करी में शामिल जो भी लोग हैं, उन पर कानूनी रूप से सभी प्रकार की कार्रवाई की है और उनकी अवैध संपत्तियों को भी चिन्हित कर उन्हें तोड़ा गया है। एक शब्द का विषय उठाया है कि अपने प्रश्न में ये कहते हैं कि वो विध्वंस हुआ। विध्वंस हमेशा जो होता है उसकी तो एक प्रकार से वादात्मक शब्द है कि हम शायद उसको ठीक नहीं मानते इसलिए विध्वंस हो गया। आप ये कहते हैं कार्रवाई, ये कार्रवाई है, ठीक है, गलत है, सरकार बताएगी, लेकिन आप पहले उसको करें ये कार्रवाई शायद गलत है, विध्वंस हुआ, तो इस विध्वंस शब्द को अगर अपने प्रश्न में से वापस लेकर के अपनी बात करेंगे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विध्वंस कहेंगे तो इसका मतलब ये इससे सहमत नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन को अवगत करवाया कि इन घरों के निर्माण की बुनियाद ही अवैध थी, जो कि सरकारी जमीनों पर निर्मित थे। जघन्य अपराध को रोकने के लिए सरकार ने समाज हित में ऐसे घरों को गिराने का निर्णय लिया है, चाहे वे घर कच्चे हों या पक्के। अवैध निर्माण को रोकने के लिए उचित कदम है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऐसे मकानों से लिए जा रहे लाभ की बुनियादी भी अवैध है। सरकार ने प्रोसीड ऑफ क्राइम के तहत कार्यवाही की। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि विधायक द्वारा सदन में लगाए गए प्रश्न में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े लोगों के घर गिराए जाने की कार्यवाही को विध्वंसक बताया है, जो कि अपने आप में ही गलत है। इसका मतलब इन लोग नशा तस्करों पर कार्रवाई करने से सहमत नहीं है। सरकार ने ऐसे तस्करों पर नियंत्रण लगाने का काम किया है। विपक्ष के लोग बताएं कि वे सरकार के साथ हैं या फिर उन लोगों के साथ। अध्यक्ष महोदय, ये बात ठीक है कि जो मादक पदार्थ हैं उनकी तस्करी करने वाले, हमारे विजय साहब आ गए हैं, मैं एक पंक्ति 2 बोलूंगा, फिर बाद में ठीक से उत्तर देंगे। उनकी जो तस्करी करने वाले ऐसे जो जुड़े हुए लोग हैं, बाकायदा कानूनन जो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी वो हमने सब चिन्हित कराई है, और जो इलीगल ऐसी बिल्डिंग्स बनाई हुई थी उनको हमने तोड़ा है, इसको स्वीकार हम करते हैं। लेकिन मेरा हमारे प्रश्नकर्ता विधायक साथी से एक प्रश्न है, मैं प्रश्न का प्रश्न कर रहा हूं। इन्होंने आगे लिखा है कि मकानों के विध्वंस की कार्रवाई। अगर इसको ये विध्वंस की कार्रवाई मानते हैं तो इसका मतलब ये कि इन्होंने पहले ही बता दिया कि इसको गलत मानते हैं। क्या ये इस बात का जवाब देंगे कि हमने कार्रवाई जो की है ऐसे मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले लोगों को कंट्रोल करने के लिए कोई काम ठीक किया है और उसको ये विध्वंस कहते हैं? इसका मतलब पहले हमको ये पूछना पड़ेगा ये उधर है कि इधर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो व्यक्ति दोषी है और उसकी गलत कमाई से उसकी संपत्ति घर बनाए गए हैं और इसमें अन्य लोगों की भी भागीदारी होती है तो कानून उन व्यक्तियों पर भी कार्रवाई होती है। उन्होंने कहा कि समाज में ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा कि ऐसे गलत कार्य करने वाले लोगों का साथ परिवारजनों को भी छोड़ना होगा, तभी ये बुराई समाज से खत्म हो सकेगी। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवत की रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष के सवालों का सत्ता पक्ष ने करारा जवाब दिया। मनोहर सरकार के मंत्रियों ने सदन में रखे गए विपक्ष के हर सवालों पर तरीके से तथ्यात्मक जानकारी प्रदान की। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जुआ में बरसाती पानी की निकासी के लिए लगभग 1700 फुट लंबी एक ड्रेन ग्राम पंचायत की जमीन में खोद दी गई है और इस ड्रेन को पक्का करने के लिए 105 लाख रुपए की लागत की योजना को आगामी हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 55वीं बैठक में एजेंडे में अनुमोदन के लिए डाल दिया गया है।
बरसाती पानी की निकासी के लिए लगभग 1700 फुट लंबी एक ड्रेन ग्राम पंचायत की जमीन में खोद दी गई है। इस ड्रेन को पक्का करने के लिए 1,05,00,000 रुपए की लागत की योजना को आगामी हरियाणा राज्य सूखा राहत व बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 54वीं बैठक के एजेंडे में अनुमोदन के लिए डाल दिया गया है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सवालों का जवाब देते हुए कहा कि असंध के 100 बिस्तर उपमंडल नागरिक अस्पताल निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग से ड्राइंग्स व कच्चा लागत अनुमान प्राप्त करने के बाद वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आवश्यकता स्वीकृतियां के बाद भवन का निर्माण कार्य भी आरंभ कर दिया जाएगा। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने सदन में विपक्ष के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि कुरुक्षेत्र के सेक्टर 7 और 13 में बरसाती पानी निकासी की पाइपलाइन चालू हालत में। उन्होंने कहा कि पिपली गीता द्वार से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के गेट नंबर 3 तक सड़क और नाले के निर्माण के दौरान इन सेक्टरों के बरसाती पानी को ले जाने वाली पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप बरसात के दिनों में इन सेक्टरों में पानी जमा हो जाता है। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 7 और 13 में बरसाती पानी निकासी की पाइपलाइन बंद नहीं है। हालांकि पिपली गीता द्वार से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के गेट नंबर 3 तक सड़क और नाले के निर्माण के दौरान इन सेक्टरों के बरसाती पानी को ले जाने वाली पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप बरसात के दिनों में इन सेक्टरों में पानी जमा हो गया था। खैर, सेक्टर 7 और 13 के बरसाती पानी की पाइपलाइनों को बदलने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री सरदार संदीप सिंह ने बताया कि सोनीपत जिले के सेक्टर 4 के खेल परिसर में हॉकी के लिए स्ट्रोटॉफ मैदान की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि सोनीपत जिले में एक जिला स्तरीय स्टेडियम है। इसके अलावा 4 उपमंडलीय स्टेडियम, 16 राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर एवं 19 मिनी ग्रामीण स्टेडियम है। सोनीपत इकलौता जिला है हरियाणा में जहां पर 3 एस्ट्रोटर्फ हैं, 2 हरियाणा सरकार के हैं और 1 स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। और इसमें हमारे हरियाणा के अंदर 17 रेजिडेंशियल विंग और डे बोर्डिंग विंग है। उसमें से एक विंग जो है रेजिडेंशियल विंग हॉकी का, वो सोनीपत के अंदर ही है और इन्हीं की विधानसभा के अंदर है। और एक एस्ट्रोटर्फ की लाइफ मिनिमम 10 साल होती है और अगर उसकी सुरक्षा रहे तो 15 साल भी होते हैं, क्योंकि मैं खुद एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी रहा हूं हॉकी का। और इस एस्ट्रोटर्फ के लिए नगरपालिका को ऑलरेडी 17 लाख रुपए हमने मेंटेनेंस और रिपेयर के दे दिए हैं और बहुत जल्दी इसका काम शुरू भी हो जाएगा। और एक स्टेडियम इनका सुभाष स्टेडियम है, जहां पर हॉल की रिपेयर और बाकी चीजें जो हैं वो उसके भी पैसे दे दिए गए हैं। सोनीपत के अंदर हमने 2,23,51,000 का रिपेयर का और मेंटेनेंस का पैसा दे दिया गया है। और इसमें सोनीपत एक जिला है जिसमें सबसे ज्यादा नर्सरियां हैं। 71 नर्सरी जो है सोनीपत जिले के अंदर हैं और जिसमें 41 प्राइवेट कोचेस के साथ चलाई जा रही हैं और 30 गवर्नमेंट के कोचेस के साथ चलाई जा रही हैं। खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अनुमोदन से सभी उपायुक्तों को जिला खेल परिषद के माध्यम से प्रत्येक राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर में बुनियादी मशीनरी उपलब्ध करवाने और एक ग्राउंड मैन नियुक्त करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। सभी उपायुक्तों से संबंधित जिले की जिला खेल परिषद के माध्यम से मनरेगा के तहत राजीव गांधी ग्राम खेल परिसर की मरम्मत का अनुरोध किया गया है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन की कार्यवाही के दौरान विधायक की ओर से उठाए गए सवालों के जवाब दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन विधायकों की उनके विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है या फिर जिन विधायकों को 5 करोड़ रुपए की पूरी राशि मिलना अभी बकाया है, ऐसे मामले में वे स्वयं हस्तक्षेप कर अगले सत्र तक पूरा करवाएंगे। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधायकों की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जिन विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है और उनके कार्य पूरे नहीं हुए हैं या फिर जिन विधायकों को 5 करोड़ रुपए की पूरी राशि मिलना भी बकाया है,
ऐसे मामलों में वे स्वयं हस्तक्षेप कर अगले सत्र 31 मार्च तक पूरा करवाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2014 और वर्ष 2019 दोनों बार विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य करवाने के लिए 5-5 करोड़ रुपए दिए हैं। विधायकों को आवंटित 5 करोड़ रुपए का ब्यौरा देते हुए मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि ऐसे विधानसभा क्षेत्र जहां लगभग 4 से 6 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, उनकी संख्या 67 है। हमने हर बार सेशन के प्रारंभ में, चाहे वो पिछला 2014 में हमारी सरकार बनी तब और चाहे 2019 में सरकार बनी तब, 5-5 करोड़ रुपए सभी विधायकों को दिए। मुझे नहीं लगता कोई अच्छा, मैं सुनिए, मैंने रिपोर्ट मंगाई है, बैठिए। मैंने 5 करोड़ की रिपोर्ट मंगाई है, बैठिए, मैं बता रहा हूं। अरे बता तो रहा हूं, सुन लीजिए, मैं रिपोर्ट बता रहा हूं आपको। 5 करोड़ रुपए का जो इस सत्र की योजना में जिन विधानसभाओं में 4 से 6 करोड़ रुपए लगे हैं, क्योंकि इसमें कुछ जगह 5 करोड़ से 10-20 लाख ज्यादा हो जाता तो उसमें वो रुकते नहीं है, क्योंकि एक एस्टिमेट बन के आता है एकदम 5 करोड़ होगा ऐसा नहीं है। और ऐसे भी जहां 10-20 लाख रुपए कम भी रह जाता है, तो ऐसे 4 से 6 करोड़ रुपए की राशि 67 विधानसभाओं में पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में अगर कुछ काम नहीं हुआ है तो विधायक विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर जानकारी ले। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस 5 करोड़ रुपए की राशि के अंतर्गत विधायक किसी भी प्रकार की कार्य, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायत, सरकार को भेज सकते हैं। 5 करोड़ रुपए का जो विकास के काम है केवल पंचायत डेवलपमेंट के विभाग के थे, ये कभी घोषणा नहीं हुई। 5 करोड़ रुपए के आप जो काम लिख के दे देंगे, उसमें फिर एजुकेशन का भी हो सकता है, उसमें हेल्थ का भी, पंचायत का भी, विकास का भी, सभी हो सकते हैं। जो आप प्रायोरिटी के 5 करोड़ के काम लिख के देंगे वो काम पूरे कराएंगे। 67 के बाद जिनके कम हुए हैं, बहुत कम हुए हैं, उनकी भी मैं जानकारी दे देता हूं, ताकि वो विधायक अभी मिल करके, और ये तो काम अपने दे दें, नहीं तो मैं पता कर दूंगा काम आए हैं तो उनको कब सैंक्शन हो जाएगी वो बता दूंगा। लेकिन जिनके बहुत कम हुए हैं, मैं नीचे से शुरू करता हूं। दादरी है, बेरी है, गढ़ी सांपला है, आदमपुर है, कलानौर है, रेवाड़ी है, एलनाबाद है, डबवाड़ी है, कालावाली है, इसराना है। ये लास्ट 10 मैंने पढ़े हैं। तो इसका मतलब इन विधायकों को अपने काम क्यों नहीं पूरे हो पा रहे हैं, इसका मैं भी जानकारी ले लूंगा कि इन्होंने दिए नहीं हैं। जिन विधानसभाओं के नाम लिए हैं उसमें सारे मैंने बताए हैं। अगर नहीं हुए तो डिपार्टमेंट से जानकारी लेंगे, मैं भी जानकारी लेके बताऊंगा आपको। सभी 90 विधायकों को इंक्लूडिंग करनाल, सबको अब एक लिस्ट भेजी जाएगी कि आपके 5 करोड़ के ये काम हुए या ये काम अभी नहीं हुए हैं, और आगे पैसा पहुंचा, आगे डिपार्टमेंट में कहीं फंसा होगा तो उसका जो भी उसका कोई सर्टिफिकेट वहां से आना होगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, उसकी भी जानकारी ले दी जाएगी कि इतने कंप्लीट हुए हैं, इतने प्रोग्रेस में हैं या इतने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल पर हैं। ये चूंकि काम किसी एक विभाग से नहीं होते, जितना काम आप देते हैं उन विभागों को भेजे जाते हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नए विधायकों को उनके क्षेत्र में हुए कामों की सूची भेजी जाएगी, जिसमें जिन कार्यों की कंप्लीशन सर्टिफिकेट आना बाकी है वे भी शामिल होंगे। इस सूची में से अगर कोई कार्य शेष रह गए होंगे तो उसकी जानकारी विधायक सरकार को दें, उस पर जल्द से जल्द आगामी कार्यवाही की जाएगी। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिबर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा और हरियाणावासी लगातार उन्नति और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। मनोहर नीतियों और योजनाओं पर चलकर हरियाणा विकास की नई गाथा रच रहा है। हर क्षेत्र में समान विकास कर रहा है। हरियाणा के हर नागरिकों को मनोहर नीतियों का फायदा हो रहा है। हर वर्ष सुशासन दिवस मनाने वाली हरियाणा सरकार ने इस कदम से प्रदेश की नई गति दी है। रिपोर्ट देखिए। 25 दिसंबर 2014 ये वो तारीख है जब हरियाणा के हित के लिए काम कर रही मनोहर सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर पहली बार सुशासन दिवस की अवधारणा लागू की थी। और तब से ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर साल हरियाणा के हित में एक नया संकल्प लेते रहे हैं। सुशासन दिवस के मौके पर एक बार फिर मुख्यमंत्री ने हरियाणा के मनोहर विकास का संकल्प लिया है। सरकार का प्रयास अंत्योदय परिवारों को
निरोगी और स्वस्थ रखने का है तो हरियाणा के हर नागरिक के समान विकास पर विशेष ध्यान देना है। सुशासन, इसका भी एक बड़ा महत्व है। लोगों का जीवन कैसे सरल हो, किस प्रकार से हम आगे उसको बढ़ा सकते हैं। तो महज इसको शब्दों या नारों तक न सीमित करके, बल्कि एक भावना, इस भावना के अनुरूप हम सब लोग काम करते हैं। उसमें चाहे नेतृत्व हो, चाहे शासन में, प्रशासन में रहने वाले अधिकारी कर्मचारी हो या जनता हो, सबको मिल करके, एवं सामाजिक संस्थाएं, ये भी इस सुशासन के अवसर पर बहुत बड़ा योगदान करती हैं। तो हम सब मिल करके सुशासन की इस यात्रा को आज के दिन से शुरू करते हैं और लगातार पूरा वर्ष इसको हम चालू रखते हैं। और इसी प्रकार जैसा आज का ये दिन है, तो आज कुछ नई योजनाओं का ये उद्घाटन और शिलान्यास इसका कार्यक्रम रखा है। सबसे पहला जो बड़ा कार्यक्रम आज हम करने जा रहे हैं वो है बीपीएल के परिवार। इनको अभी तक जिन लोगों को पीला कार्ड यानी बीपीएल के कार्ड पर राशन नहीं मिलता था, ऐसे बहुत लोगों की शिकायत होती थी कि ऐसे लोग जिनका राशन कार्ड बनना चाहिए उनका बना नहीं है, और जिनका नहीं बनना चाहिए वो राशन कार्ड उनके बने हुए हैं। और लगातार कई वर्षों से ये जब सुनते हुए आ रहे थे, तो हमने इसको परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ करके ऐसे जिनकी आय वार्षिक 1,80,000 रुपया तक है, ऐसे सब परिवारों को बीपीएल का दर्जा दिया जाए। 2 जिलों में कुरुक्षेत्र और सिरसा इसका उपयोग पहले कर चुके हैं। सफल प्रयोग के बाद अब आज से यानी 1 जनवरी से इस बार ऐसे सब परिवार जिनका 1,80,000 रुपए तक की आय है, सभी को बीपीएल परिवार के अंतर्गत उस दायरे में लाया जा रहा है। और इससे करने से हमारे जो नए राशन कार्ड हैं 12,46,507, ये प्रदेश भर में नए राशन कार्ड बनेंगे। हाँ, ये बात भी ठीक है कि पिछले लगभग 11-12 वर्ष में जब से आईसीसीसी डाटा बना और आज 2022 11 वर्ष हो गए हैं, बहुत परिवार इस दायरे से ऊपर भी निकले हैं। उन्होंने अपने व्यवसाय अच्छे किए, उनको कहीं नौकरी मिली, सरकारी अथवा प्राइवेट, तो ऐसे लोगों को भी अभी तक उसमें से निकाला नहीं गया था। अब चूंकि स्वाभाविक है नए सिरे से हम उसका दायरा तय कर रहे हैं, तो कुछ कार्ड उसमें से कटेंगे भी। सही कटने का अर्थ ये नहीं है कि उनके साथ कोई अन्याय हुआ है, बल्कि सही मायने में देखा जाए तो ऐसे लोगों को संतोष व्यक्त करना चाहिए कि हम अपनी आय के उस दायरे से ऊपर निकल गए हैं कि जो गरीबी रेखा से ऊपर हो गया है। तो उनके लिए संतोष की, खुशी की बात होनी चाहिए। लेकिन यदि उनका विचार ऐसा होता है कि हमें उस बीपीएल के दायरे में से बाहर निकाला गया है, हमारा कोई राशन छूट गया है, तो इसको विचार करने का तरीका दूसरा है। आखिर मेरा अगर छूटा है राशन, तो जो गरीब आदमी जो बीपीएल के नीचे है, जिसका कार्ड नहीं बना था, मात्र वो कार्ड नहीं बना था इतनी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी तो उसके घर के अंदर राशन की कमी के कारण से भोजन भी नहीं बनता और भूखे बिलखते रहते हैं। तो मैंने अगर कोई राशन का अपना कार्ड छोड़ा है, तो ऐसा वो बिलखता परिवार, ऐसा वो भूख से जो तड़पता परिवार है, उसके घर में राशन पहुंचेगा, ये पुण्य मुझे प्राप्त होगा, मैंने अपना राशन कार्ड। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा के नागरिक उन्नति और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हर जरूरतमंद तक सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं, जिनका सीधा लाभ नागरिकों को मिल रहा है। नीतियों और योजनाओं पर काम कर रही हरियाणा सरकार ने नागरिकों के हित में कई बड़े कदम उठाए हैं। कुछ और जो योजनाएं हैं जिनका आज शुभारंभ होने वाला है, उसके अंदर डिजिटल हस्ताक्षर वाली जमाबंदी की फर्द, अर्थात जो नकल हम पटवारियों के चक्कर काटते हैं, वो पटवारियों के चक्कर अब किसी लैंड ओनर को नहीं काटने होंगे। वो ऑनलाइन घर बैठे या किसी भी अपने सेंटर से और उसकी फर्द को वो ले सकता है। तीसरा एक योजना और आज शुरू कर रहे हैं कि जो विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उनको अपनी मार्कशीट के साथ, फाइनल ईयर की डिग्री लेने के साथ, उनको पासपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में मिलेगा। कोई भी विद्यार्थी ग्रेजुएट होने के बाद अपना पासपोर्ट साथ लेकर के जाएगा, ताकि उसको विदेश जाने की यदि कोई इच्छा बनती है, कोई कार्यक्रम उसका बनता है, तो कम से कम ये सुविधा उसको तुरंत मिलनी चाहिए। ऐसा भी इस विषय में हम लोग आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। एक योजना में
हमारा HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, उन्होंने सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर ये आज शुरू किया जाएगा। और इस सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर अर्थात नागरिक सुविधा केंद्र, चाहे टाउन कंट्री प्लानिंग के हों, चाहे ULB के हों, चाहे HSVP के हों, किसी प्रकार के सुझाव हैं, कोई उनकी शिकायतें हैं, किसी प्रकार की उनकी यानी बायोमेट्रिक उनका प्रमाणीकरण करते हुए उनकी कोई भी डॉक्यूमेंट उनको बनवाना है तो उसका भी सीधा सीधा उनको लाभ इस केंद्र पर मिलेगा। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।